जय हो साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम हिंदी व्याकरण की नियमित क्लासें लेकर के आ रहे हैं और उसी बीच में आज हमारे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं संधि। संधि का नाम लेते ही लोगों में एक प्रकार से भय व्याप्त हो जाता है कि किस प्रकार से याद करेंगे, कितने नियम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद में आप देखोगे और समझोगे तो आपको भी बिल्कुल सरल लगेगी। लेकिन हम जब उसको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में वो सरल बन जाता है। जब तक नहीं पढ़े हैं, उससे भयग्रस्त हो रहे हैं, तब तक वो हमें और बड़ा कठिनाई का स्तर बनता जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि बहुत ही आसान भाषा में उसको समझने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर। हमारा आज का हिंदी व्याकरण का टॉपिक रहने वाला है संधि। ठीक है। वैसे संधि के बारे में आपने बहुत कुछ पहले पढ़ रखा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल आसान भाषा में इसको याद करवा लेंगे। पढ़ा लेंगे नहीं, याद करवा लेंगे। ठीक है। वैसे सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा के ऊपर जाऊंगा। दो वर्णों या ध्वनियों, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो सरल भाषा में हम इसकी परिभाषा याद करेंगे कि दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। वैसे इस परिभाषा के बाद में मैं आपको थोड़ा हमारे इतिहास के तौर पर भी ले जाता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी पहले जमाने में किन्हीं दो राजाओं के मध्य में युद्ध होता था तो उस युद्ध के बाद में क्या होता था कि उसका निपटारा कैसे किया जाता था कि उन दोनों पक्षों के मध्य में क्या की जाती थी, संधि की जाती थी। और संधि के बाद में क्या होता था कि दोनों राजाओं के मध्य, मतलब कि एक पार्टी इधर और एक पार्टी इधर है ना, एक ये है प्लस दूसरा ये है, तो दोनों में क्या की जाती थी, संधि की जाती थी। और संधि करने के परिणाम स्वरूप क्या होता था कि दोनों के राजनीतिक व्यवस्था में या फिर उनके नियम में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता था, कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन आता था। कैसे आता था कि इन वाले नियम को इनको मानना पड़ता था, इनके नियम को इनको मानना पड़ता था, आपस में एक प्रकार से थोड़ा बहुत परिवर्तन आता था। तो हमें देखना है कि दो वर्णों या ध्वनियों का मेल तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ मेल ही काफी नहीं है। उस मेल के बाद में क्या आना चाहिए, विकार आना चाहिए। विकार का मतलब है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें आना चाहिए। ठीक है। तब जाकर क्या कहते हैं, जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं कि न प्लस ल, तो इन दोनों को मिलाकर के मैंने बना दिया नल, है ना। तो नल जैसा ये है वैसा ही ये भी है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये भी न प्लस ल, तो नल था, ये भी नल हो गया। तो इसमें कुछ परिवर्तन आया नहीं। यानी कि जब इस प्रकार से इनको जोड़ने के बाद में कुछ भी परिवर्तन या विकार नहीं आता है तो वहां पर संधि नहीं है, हम उसको संयोग मान सकते हैं। लेकिन जब दो शब्दों को या फिर शब्दों के अंशों को हम जोड़ते हैं तो उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, तब जाकर के हम उसमें क्या मानेंगे कि उसमें क्या है, संधि है। तो अब मैं कोई ऐसा शब्द बता दूं, जैसे हम कहते हैं कि विद्या, है ना, प्लस आलय, क्या बनेगा शब्द नया, विद्यालय, है ना। जिसे आप कहते हैं इस प्रकार से भी कह सकते हैं अपन विद्यालय। तो विद्या धन आलय, तो यहां पर क्या था, आ प्लस आ, तो इन दोनों के योग से भी जो बना वो क्या हुआ, आ बना। ठीक है। तो इस प्रकार से एक शब्द के दूसरे शब्द से मिलने के बाद में, शब्द नहीं, हमें उसके लास्ट वर्णों को जोड़ना है ना। यह क्या है, वर्णों का योग है। तो इन दोनों के योग से कुछ परिवर्तन आता है तब तो उसमें क्या है, संधि है। और अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वहां पर क्या होता है, संयोग होता है। तो इस प्रकार से हमें इसको याद रखना होता है। संधि के वैसे कितने प्रकार होते हैं आपको पता होगा कि संधि के हम प्रमुखतः 3 प्रकार मानते हैं। कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं संधि के प्रकारों के बारे में। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकारों से पहले एक बार पुनः मैं रिवीजन में चाहूंगा कि जैसे हम कोई भी शब्द लिख देते हैं तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जब हम प्लस के इधर वाला जो लास्ट वर्ण होता है और प्लस के इधर वाला जो पहला वर्ण होता है, ठीक है, इन दोनों के मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन आना चाहिए, तब तो वहां पर क्या हो जाएगी, संधि होगी। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। मूल रूप से अपन देखते हैं कि संधि के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं आप बताइए? पहला है स्वर संधि, ठीक है। फिर दूसरा है व्यंजन संधि, फिर तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पर स्वर संधि, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और उसके बाद में है
विसर्ग संधि। तो अब हमें देखना है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि स्वर संधि का क्या नियम रहता है कि जब प्लस के आगे पीछे है ना, धन के आगे वाला और पीछे वाला देखते हैं अपन कि स्वर, ठीक है, प्लस स्वर का जब मेल होता है तो उसके बाद में जो नया वर्ण बनेगा वह भी क्या होगा, स्वर ही बनता है। ठीक है, यहां पर प्लस के पहले भी स्वर, प्लस के पीछे भी स्वर, और जो नया वर्ण बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। और उसी प्रकार से आगे अपन बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि में क्या रहता है कि यहां पर तो क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है, प्लस स्वर या फिर क्या होगा, व्यंजन होगा। तो फिर जो नया वर्ण बनेगा वह क्या बनेगा, व्यंजन वर्ण बनेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या होगा, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग यानी कि क्या होना चाहिए, इस प्रकार से अह वाली जो ध्वनि आती है उसको हम कहेंगे विसर्ग। और उसके बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो फिर वहां पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। तो अब हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि की बहुत ही खासियत रहती है कि इसके कुल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, 5 प्रकार होते हैं, और उन 5 प्रकार को हमें क्रम के अनुसार याद रखना है। और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बता दूंगा कि स्वर संधि किस प्रकार से याद की जा सकती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर प्लस स्वर के मेल से क्या बनेगा, स्वर बनेगा। तो सब जगह पर स्वर आ रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना, तो वह कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। उसके बाद में व्यंजन के बाद में, पहला तो यहाँ पर व्यंजन है, उसके बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी मिले तो क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। और इसमें क्या है, विसर्ग संधि। तो यहां पर हम प्लस के पहले वाले के आधार पर ही हम संधि को डिसाइड करते हैं। यहां पर स्वर है और यहां पर भी स्वर है तो स्वर, व्यंजन है तो यहां पर आ गई व्यंजन, और यहां पर अगर विसर्ग आ रहा है तो यहां पर कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि हो जाती है। जितना आसान दोस्तों यहां पर अपन पढ़ने के बाद में देख रहे हैं उतना आसान है नहीं। हम उसको जब समझेंगे, पढ़ेंगे पूरे नियमों के अनुसार, तो आप उसको आसान भाषा में याद कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों के नियम क्या होते हैं वह हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि स्वर, स्वरों की संख्या जब मैंने बताई थी, वर्ण विचार हम जब पढ़े थे तो उस समय मैंने बताया था कि स्वर के अंतर्गत अपन कौन कौन से वर्णों को गिनते हैं। तो कौन कौन से वर्ण थे, कितने स्वर होते हैं, आपको पता होगा कि कितने वर्ण होते हैं, स्वरों की मात्रा होती है कुल 11, है ना। तो उन्हीं के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि स्वर संधि को किस किस प्रकार से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको भी मैं एक बार मिटा देता हूं। स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं उसका पहला भाग। ठीक है, अब मैं यहां पर पहले स्वर लिख देता हूं। ठीक है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा लास्ट है औ। अम जो होता है वो हमारा अनुस्वार होता है, अह जो होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या में अपन इन 11 अक्षरों को ही लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि इन्हीं अक्षरों के माध्यम से, इन्हीं वर्णों के माध्यम से हम स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ने जा रहे हैं। हमारी स्वर संधि के अंतर्गत पहला प्रकार है जिसका नाम है, हम यहाँ पर थोड़ा इधर जगह रहने देंगे, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हम कौन सा नियम लेंगे, किस प्रकार का, देख लीजिए। सबसे पहले हम कहते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना। तो बड़ा मतलब कि बड़ा किस प्रकार से देखें अपन, कि जैसे मैं यहां पर कर दूं अ प्लस अ, ठीक है, अ प्लस आ। अब जैसे कि सेम टू सेम हो जाएगा, अ प्लस अ भी हो सकता है, अ प्लस आ भी हो सकता है, आ प्लस अ भी हो सकता है, आ प्लस आ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं इस प्रकार से लिखने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए कि जैसे यहां पर लिख दिया अ या आ, ठीक है, प्लस अ या आ, तो फिर इसका जो परिणाम होगा, जो संधि बनेगी, उसमें हम कौन सा लगाएंगे, दीर्घ। दीर्घ यानी कि बड़ा, अ और आ में बड़ा कौन है, आ है। तो उसी प्रकार से कि हमने क्या लिया, यहां तक पहुंचे अपन, अ या आ प्लस अ या आ, तो बनेगा क्या, आ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ई या ई। ठीक है, उसी प्रकार से अपन देखते हैं यहां पर, ई या बड़ी ई प्लस वापस सेम टू सेम ई या बड़ी ई, तो बनेगी क्या, बड़ी ई। ठीक है, आ प्लस आ, ई प्लस ई, तो क्या बनेगा, ई। अब यहां पर अपन देखते हैं आगे, उ और उ मिल रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि उ या उ प्लस उ या उ,
तो आगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ जैसे मानते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। अब यहां पर आ जाती है री, ठीक है, तो री प्लस री, तो आगे जाकर के क्या बन जाएगी, बड़ी री, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। वैसे हमें हिंदी में यहां तक ही जाना है, उ प्लस उ के बाद में उ बनता है, री प्लस री। यह जब अपन संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इस प्रकार का वर्ण प्रयोग में लिया जाता है। हमारे हिंदी में इस प्रकार का वर्ण लिया जाता नहीं है किसी भी शब्द में, इसलिए हमें यहां तक बहुत ही खास महत्वपूर्ण तौर पर याद रखना है। किस प्रकार से देखा अपन ने, आ के बाद में सेम टू सेम आ गया, ई के बाद में सेम टू सेम, उ के बाद में सेम टू सेम, तो उसके बाद में बनने वाला जो होगा उसके पीछे वाला बड़ा रूप हो जाएगा, ठीक है। आ बना, इनके योग से ई बना, इनके योग से उ बना। तो इस प्रकार से इस नियम को जो भी अपन विभाजित करेंगे, शब्द को बांटेंगे, तो ये अगर नियम लागू होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। बहुत ही सरल है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उसकी अगली, जिसे हम कहते हैं दीर्घ के बाद में कौन सी आती है, गुण स्वर संधि, ठीक है। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के अंतर्गत अपन देखते हैं दोस्तों कि हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि अ या आ तो हमें लेना है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं अ, या फिर क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। उसके बाद में प्लस के बाद में अब क्या रखेंगे, क्योंकि अ या आ के बाद में हमने अ या आ तो पहले रख दिया था। अब बचा क्या, अ या आ के बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर अ या आ के बाद में अगर ई, ठीक है, या फिर ये ई आती है तो क्या बनेगा, नया वर्ण, ठीक है। गुण स्वर संधि है और इसके अंतर्गत आप इनके योग से कौन सा वर्ण नया बनाएंगे। जब हम वर्ण विचार पढ़े थे तो उस समय इस प्रकार का पढ़े थे कि कौन से वर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है, तब जाकर के हमें इसको याद करना होता है। तो अ या ई, ठीक है, अ या आ के बाद में ई या ई मिलती है तो फिर क्या बनेगा, ऐ। और ऐ को अपन कैसे लिखते हैं, है ना, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये छोटा ए मानते हैं अपन इसको बोलते भी क्या है, ऐ कहते हैं, है ना। अय होता तो फिर ऊपर मात्रा आ जाती। अब एक बात याद रखनी है कि गुण हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। व्यक्ति के अंदर गुणों की हमेशा कमी रहती है, गुणों की खान तो बहुत ही कम लोग होते हैं, व्यक्तियों में गुणों की हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है, छोटापन रहता है। इसीलिए यहाँ पर जो गुण स्वर संधि होता है उसका जो परिणाम होगा वहां पर यह मात्रा हमेशा कौन सी लगेगी, छोटी मात्रा लगेगी। गुण हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। अब अपन जाते हैं अ या आ, वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पर अ या आ, कहां तक पहुंचे थे, अ या आ के बाद में ई ले लिया। अब अ या आ के बाद में अपन जाएंगे उ या उ, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं उ या उ, तो उसके बाद में क्या बनेगा, ओ, ठीक है। हमने यह देखा था कि जब वर्ण विचार पढ़े थे उस समय यह वर्ण किस प्रकार से बना था, तो अ प्लस उ के योग से ही यह बना था, ठीक है। तो जब अपन वर्ण विचार भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमारी स्वर संधि भी उसके साथ साथ में हो जाती है। बस उसके बाद में देखना होता है हमें कि कौन सा नियम हो रहा है, आ के बाद में ई आ रहा है, उ आ रहा है, तो कहां पर अपन उसको रखेंगे, इस प्रकार से इसको याद रखना होता है। तो अ या आ के बाद में उ आता है यदि, तो फिर कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे कि अ या आ के बाद में, अब देखो और आगे बढ़ेंगे, उसके आगे थोड़ा अ आ, इसके बाद में आगे जाना है हमें री पर, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं री, तो उससे क्या बनेगा, अर, ठीक है। इस प्रकार का अर बना आएगा, ठीक है। वो कैसे बनेगा, कौन सा शब्द होगा, जब अपन इस संधि को अलग से पढ़ेंगे उस समय मैं शब्दों के साथ में बताऊंगा। पहले हमें यह नियम याद रखना होता है, नियम याद हो जाएगा तो उसके माध्यम से आपको संधि भी याद हो जाएगी। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने देख लिया, इसके बाद में सेम टू सेम आ रहे हैं, जैसे कि अ प्लस अ, ई उ प्लस उ, री प्लस री। उसके बाद में वापस गुण में आते हैं, तो अ प्लस ये तो खुद हो गया था, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अ प्लस ई, अ प्लस उ, अ प्लस री। तो ये जो नियम आएगा वो कौन से में आ जाएगा, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वर संधि के अंतर्गत तीसरे प्रकार की संधि, जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। और वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत अपन किस प्रकार का नियम लागू करेंगे, कि देखो यहां पर हमने देखा था पिछली संधि में अ प्लस ई, उसके बाद में उ प्लस री तक पहुंच गए थे। अब आगे बढ़ना है उसको, देखो यहां पर मैं वापस लिख देता हूं अ या आ, ठीक है। उसके बाद में यहां तक अपनी चली गई थी गाड़ी, अब आगे बढ़ेगी। अ आ के बाद में क्या आ रहा है, ए या ऐ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बनेगा, अ या ए के बाद में क्या बन जाएगा, ये ए, ठीक है। उसके बाद में देखो अ या यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है, ये दोनों हो गए।
अब वापस लिखेंगे अ या आ प्लस, इसके बाद में अब यहां तक पहुंच गए थे, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसके और आगे जाएंगे तो क्या आ रहा है, ओ या औ, ठीक है, तो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, औ। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो ये जो दो नियम आ गए किसमें आएंगे, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। दीर्घ परिणाम बड़ा होता है, गुण में परिणाम छोटा होता है। अब वृद्धि, वृद्धि के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यह भी बड़ा है तो वृद्धि हमेशा बड़ी होती है। उसके बाद में आगे देखें अपन संधि का, स्वर संधि का सॉरी चौथा प्रकार कौन सा है, दीर्घ गुण वृद्धि के बाद में है यण संधि, ठीक है। यण संधि को याद रखने का बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको, यण स्वर संधि। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या होगा कि देखो यहां तक अपन ने देखा था, हाँ यहां तक, ठीक है, अ या आ के बाद में हम यहां पर पूरा हो गया हमारा, ओ के बाद में कोई वाणी नहीं आता है, तो फिर अपन इसमें क्या करेंगे, कौन सा नियम लागू करेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि यण स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने देख लिया, आ के बाद में जो भी अन्य स्वर आते थे तो उनको तो हमने कर लिए थे। अब क्या होगा यहां पर कि इनको छोड़ करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर क्या होगा ई, ठीक है, या फिर उसके बाद में क्या आ रहा है ई प्लस अन्य स्वर लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, अन्य स्वर, तो क्या हो जाएगा ई, है ना, ई अति प्लस अधिक, क्या हो जाएगा अति प्लस अधिक, तो अत्यधिक यह आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अपन देख देंगे यहां पर जैसे होता है यह वर्ण आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि ई तक पहुंच गए, उसके बाद में क्या हो रहा है उ या फिर उ प्लस सेम टू सेम अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब क्या है कि अन्य स्वर का मतलब क्या है, ई या ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आता है, ठीक है, ई प्लस ई के अलावा इनमें से कोई भी स्वर आता है तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, कौन सा होगा, यण स्वर संधि। उ के अलावा अन्य स्वर, उ के बाद में अन्य स्वर क्यों लिखा है, क्योंकि उ के बाद में अगर वापस उ आ जाता तो फिर वह तो दीर्घ संधि हो जाती। उ या उ के बाद में अन्य स्वर का मतलब है उ या उ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या बन जाएगा, वह बनेगा, ठीक है, इ या फिर अव, इव, इस प्रकार से यण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि आगे और भी, जैसे कि यहां पर लिख दूं मैं कि री प्लस री के अलावा अन्य स्वर, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा अर का मतलब जैसे अपन लिखते हैं इस प्रकार से ये हल चिन्ह आ जाएगा र के नीचे, तो ये हो गई हमारी यण स्वर संधि। अब हम बात करते हैं हमारी अंतिम स्वर संधि जिसका नाम है दीर्घ गुण वृद्धि यण के बाद में अयादी स्वर संधि, ठीक है। क्या होता है उसमें नियम वो मैं बताता हूं आपको। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम स्वर संधि जिसका नाम है अयादी स्वर संधि। किसे कहते हैं अयादी स्वर संधि, उसके अंतर्गत हमें देखना होता है कि इसमें क्या रूल्स होता है, किस प्रकार के वर्णों को जोड़ा जाता है और कैसे यह बनती है। तो हमने देखा था कि हम आ के बाद में ई प्लस अन्य स्वर, उ प्लस अन्य स्वर, री प्लस अन्य स्वर, यहां तक पहुंच गए थे अपन। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर ए, ठीक है, प्लस अन्य स्वर। अन्य स्वर का मतलब हमेशा क्या है कि ए के अलावा कोई भी, है ना, ए या आई के अलावा कोई भी अन्य स्वर आते हैं तो फिर वहां पर इनके योग से क्या बन जाएगा, अय या फिर आय। हम देखते हैं कि अय यह वर्ण आ रहा था और उसमें आ रहा था वह वर्ण, तो इसमें हम लेंगे यह कैसे लेंगे कि ए यहां पर छोटा ए है, अन्य स्वर आ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे अय, ठीक है, अय को लिखेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा उल्टा, कि जैसे कि अपन लिखते हैं ए प्लस आई, आई के बाद में अगर अन्य स्वर आता है, ठीक है, आई, और इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर अ था, यहां पर ये छोटा था, अब यहां पर बड़ा है तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ठीक है, आय। अब ए आई के बाद में हो जाएगा ओ प्लस अन्य स्वर, तो यहां पर ए आई में यह वर्ण आ रहा था, अब उसमें क्या आ जाएगा वह वर्ण आ रहा है। देखो यह और वह को अपन ले रहे हैं बार बार, है ना। अब जब हम स्वर पढ़े थे तो उस समय मैंने पढ़ाया था कि यह और वह को, ये जो व्यंजन है उनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और उस समय मैंने बताया था कि जब अपन इस प्रकार की संधि पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा कि इनको क्यों अर्ध स्वर कहा जाता है। इसी कारण से देखो कि हम जब भी स्वर संधि को प्रयोग में ले रहे हैं तो उसके बाद में जो वर्ण आ रहे हैं य और व बार बार आ रहे हैं, य और व वैसे तो हैं व्यंजन लेकिन इनको कहते क्या है, अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर वर्ण भी कहते हैं और व्यंजन वर्ण तो है ही इनका नाम। तो उस प्रकार से क्यों कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा संधि के प्रयोग में इनका प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर यह हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखो
ओ प्लस अन्य स्वर आ रहा है, ओ ले लिया, तो यहां पर क्या बन जाएगा अब, ठीक है, वह आ रहा है बार बार, औ आ जाएगा, ठीक है, प्लस अन्य स्वर का मतलब क्या है, औ के अलावा अन्य स्वर, ओ के अलावा अन्य स्वर, ए के अलावा अन्य स्वर। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, केवल ये मात्रा परिवर्तन होगी, यहां पर ये छोटी मात्रा है, यहां पर बड़ी मात्रा है, तो यहां पर अ है, यहां पर आ हो जाएगा। तो ओ औ में व वर्ण आना है, ए ऐ के अंतर्गत य वर्ण आना है। जब हमने पिछली संधि पढ़ी थी उसमें भी छोटा था, उस समय छोटी मात्राओं के साथ में य, बड़े के साथ में व का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से इन सारे स्वरों के मेल से हम नया स्वर बनाते हैं, तो फिर वहां पर कौन सी संधि होती है, संधि हमारी जो होगी स्वर संधि होगी। और किस प्रकार से कौन से वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण जोड़ने से कौन सा वर्ण बनेगा, वो जो नियम होगा वह कैसे डिसाइड करेंगे अपन, कि इसमें कौन सी स्वर संधि का प्रयोग किया गया है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो साथियों एक बार फिर से अपन देखते हैं कि स्वर संधि के प्रकार, बहुत ही फास्ट तरीके से अपन देखते हैं कि पहले तो मैंने यहां पर लिख दिए हैं सारे स्वरों को एक क्रम में, ठीक है। अब हमें लिखने हैं स्वर संधि के प्रकार। पहला प्रकार हमने पढ़ा था कौन सा है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहले लिया अ या आ के बाद में अ या आ बनने वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ, बड़ा हो जाएगा। आ के बाद में आ मिले तो क्या हो जाएगा, आ, ठीक है, पहला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ई या ई, तो ई या ई प्लस ई या ई बनेगी क्या, बड़ी ई, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं ऊ या ऊ प्लस ऊ या ऊ, तो बनेगा क्या, बड़ा ऊ। री या री के बाद में बनेगा क्या, बड़ा री, जो हमारे हिंदी में प्रयोग में नहीं किया जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। दीर्घ हो गई है हमारी खत्म। उसके बाद में दूसरी है, दूसरे नंबर पर हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि। गुण में क्या था कि गुण हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो गुण में देखे अपन कि आ लिख देता हूं यहां पर अ या आ, उसके बाद में आ के अलावा अन्य स्वर, जैसे कि यहां पर आ जाता है, उसके आगे बढ़ेंगे कि ये या ई, आ को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो ई या ई, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, आई, जैसे कि यहां पर क्या हो जाएगा, ए। गुण हमेशा छोटे होते हैं इसलिए छोटा ए। अ या आ प्लस उसके बाद क्या है, ऊ, ठीक है, तो क्या बनेगा, छोटा ओ, ठीक है। उसके बाद में अ या आ के बाद में देखिए आप, आ प्लस क्या हो जाएगा, री आ रहा है, यहां तक हो गया था, री आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर। उसके बाद में आगे दीर्घ गुण के बाद में क्या थी, वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि हमेशा बड़ी होती है, वापस लेंगे अ या आ, उसके बाद में यहां पर पहुंच गए थे अपन, आगे बढ़ेंगे ए या आई, तो उससे क्या बनेगा, अ प्लस ए, तो बड़ा ए। वृद्धि हमेशा बड़ी होती है, गुण हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अ या आ, उसके बाद में क्या आ रहा है, ओ या औ, तो क्या बनेगा, औ, ठीक है। यहां तक हो गया नियम। उसके बाद में चौथी हमारी थी दीर्घ गुण वृद्धि के बाद में यण संधि। यण संधि के अंतर्गत नियम थोड़ा बदल जाएगा। आ के बाद में जितने भी वर्ण अपन ले रहे थे, अ के बाद में स्वयं अ भी आ गया, अ के बाद में अ के अलावा सभी वर्ण इसके अंतर्गत आ गए, तो किसके अंतर्गत क्या लगेगा, वो इन तीन नियमों में आ गया है ना, अ के बाद में। अब आगे बढ़ेंगे, इसको छोड़ के आगे बढ़े, ई या ई प्लस क्या हो जाएगा, अन्य स्वर, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, ई, ठीक है, यह इस प्रकार से। अब आगे बढ़े, ई के बाद में क्या हो जाएगा, उ या उ प्लस अन्य स्वर का मतलब क्या है दोस्तों, ई के अलावा अन्य स्वर। उ के बाद में उ के अलावा अन्य स्वर आता है, ठीक है। मैंने यहां पर सीधा लिख दिया है अन्य स्वर। तो उ या उ के बाद में अन्य स्वर आता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, व, ठीक है। इस प्रकार से यह का प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से व का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में दोस्तों री प्लस अन्य स्वर, तो बनेगा क्या, र, ठीक है। अब आती है हमारी अंतिम स्वर संधि, जिसका नाम है पांचवी, क्या नाम है, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के अंतर्गत अपन देखते हैं, देखो ई प्लस अन्य स्वर, उ के बाद में अन्य स्वर, री के बाद में अन्य स्वर, वापस उसके आगे ए या आई प्लस अन्य स्वर आ गया। अब यहां पर क्या बनेगा, अय, ठीक है। अब यहां पर ए प्लस अन्य स्वर जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, अय। आई प्लस अन्य स्वर जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, आय, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रखना है। ए आई हो गया, उसके बाद में क्या है, ओ औ, तो ओ या औ प्लस अन्य स्वर, तो ओ प्लस अन्य स्वर आता है, तो क्या बनेगा, औ। औ प्लस अन्य स्वर आता है, तो क्या बन जाएगा, आओ। तो ये जो नियम होता है दोस्तों हमारी स्वर संधि में काम आता है।
तो इसको किस प्रकार से याद करें, ये आपका विषय है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे और किस किस प्रकार से कैसे सेट करते हुए हम इसको चरणबद्ध तरीके से याद कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले यह भी याद रखना है कि इनको हमें क्रम के अनुसार याद भी रखना है। देखो क्या होता है कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि क्रम के अनुसार जब याद होंगे तब हमारा यह जो रूल्स है वह काम में आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में संधि के किस प्रकार के कौन से वर्णों के मेल से कौन सी संधि बनती है यह पढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम आगे आने वाली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम प्रत्येक संधि पर इन सारे नियमों को तो पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम उदाहरणों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। जब अपन अधिक से अधिक उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको वो सारा नियम याद आ जाएगा और याद हो जाएगा। क्योंकि अपन शब्द तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है मात्रा में क्या है कि भाई उसमें बड़ी मात्रा लगानी है या फिर छोटी मात्रा लगानी है। इसके साथ साथ में आपके शुद्ध अशुद्ध वाले जो टॉपिक होते हैं वह भी क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपन आगे की क्लास में मिलेंगे। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, शेयर करो और अपने सभी मित्रों में इस चैनल को वायरल कर दो सभी, है ना, शेयर कर दो सबको, और सभी इसका फायदा ले सकें। चाहे आप कौन सी भी परीक्षा दे रहे हैं, रीट की हो, सेकंड ग्रेड की हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, या फिर आप विद्यार्थी हैं स्कूल के, तो सारे विषयों में आपकी ये सारी सामग्री काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो।